हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग न्यू क्लास में गए हैं, इंटर क्लास आप लोग का है, तो आप लोग को किस हिसाब से रणनीति बनानी है स्टडी की कि किस हिसाब से आप लोग पढ़ें कि आप लोग का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इस बार आप लोग को पता होगा जो इंटर क्लास के बच्चे थे उन लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी करवा लिया गया। कुछ स्कूलों में तो सिलेबस भी नहीं पूरा हुआ था, इसलिए आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से स्टडी बनाएं और हर चैप्टर को ध्यान में रखते हुए हर चैप्टर को ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि ये चैप्टर तो इजी है, ये तो लास्ट में भी तैयार कर लेंगे, बट बच्चों अगर आप लोग स्टार्टिंग से अपनी स्टडी बना कर रखेंगे तो आप लोग बाकी लास्ट में बहुत अच्छे से जितना भी आप लोग का चाहे जितना भी जल्दी करवा लिया जाएगा एग्ज़ाम, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देंगे। तो हम यहाँ न्यू स्टूडेंट बच्चों के लिए 2023 से 24 वाले बच्चों के लिए यहाँ हम सिलेबस हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही अगर साइंस साइड के स्टूडेंट को देखा जाए तो उन लोग का हिंदी में गद्य पद में 4-5-6 साल चैप्टर हैं, उसे आप लोग को हम कवर करवा देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद में रचनाओं को बताएंगे किस हिसाब को आपको रचना पढ़नी है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को न्यू पर डे आप लोग को वीडियो मिलते रहेंगे। आप इंटर क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाए, नोट्स भी यहाँ तक कि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जो हम आपका गद्य का स्टार्टिंग चैप्टर है इसी वीडियो में हम एंडिंग कर दें, समाप्त कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट साइंस साइड में हैं उन लोग का पहला चैप्टर क्या रहेगा, राष्ट्र का स्वरूप। किसने लिखा है इसे? डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने लिखा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप आपका गद्य का फर्स्ट चैप्टर है, तो आप लोग को बता दें कि साइंस साइड बच्चों को जो साइंस साइड में जाएंगे जो जैसे बायो लिया है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आप लोग मैथ जैसे मैथ से पढ़ना चाहते हैं, बायो नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ और बायो में आपको चूज़ करने के लिए इंटर में मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने लिखा है। तो यहाँ पहले आपका गद्यांश स्टार्टिंग में जैसा कि आप लोग जानते हैं दिया रहेगा, फिर क्वेश्चन रहेगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो जाएगी या हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्र विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्र भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसका सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने यहाँ इस पैराग्राफ को देखा, यहाँ उस पैराग्राफ को आप लोग को व्याख्या करनी रहेगी जो ब्लैक से आपका अंडरलाइन रहेगा। ये नहीं कि आप लोग ये सबका भी कर दें, ऐसा नहीं करना रहता है। आप लोग को बस जितना रेखांकित आंसर रहेगा ब्लैक से रहेगा उसे ही आपको आंसर देनी है। यहाँ देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये क्वेश्चन आपका 2019 में CW और CY सेट में आ चुका है। तो उसी हिसाब से ये जो आपका राष्ट्र का स्वरूप है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अक्सर आपका प्री बोर्ड हो या अर्धवार्षिक हो उसमें या यूपी बोर्ड हो जरूर पूछेगा इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर आप लोग के लिए। अब देखिए यहाँ फर्स्ट चैप्टर का अगर देखा जाए क्वेश्चन तो यही है इसका कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो उपयुक्त यहाँ पहले हम लोग जितना भी क्वेश्चन है उसे हम आपको बता रहे हैं, फिर इसका आंसर हम लास्ट में देख रहे हैं। तो इसका पहला आंसर का क्वेश्चन आपका रहेगा गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। फिर दूसरा है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। थर्ड है आपका किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अब देखिए बच्चों, इसका जो आंसर ये सारे क्वेश्चंस का है इसी में आपको मिल जाएगा। राष्ट्र को किस प्रकार से
निर्मूल कर, ये देखिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो यही यहाँ आप लोग को गद्यांश में ही इसका आंसर मिल गया, किस प्रकार राष्ट्रीयता के लेखक ने निर्मूल कहा है। तो जो राष्ट्र पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ती वह निर्मूल होती है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो इसका भी आंसर इसी में आपको मिल जाएगा, इसी में होगा आपका, कहाँ गया आपका, इसी में पढ़ लें कि पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यहाँ आकर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसका आंसर कि वह अनंत काल से है, सचेत होना आवश्यक कर्तव्य, भूमि स्वरूप के प्रति हमारी जितनी अधिक जागृत होती है, राष्ट्रीय बलवती हो सकती है, विचार। हाँ, ये देखिए, यहाँ ये देखिए कितना, यहाँ से देखिए यहीं दिया गया, या पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्र विचारधाराओं की क्या है, जननी है। तो बच्चों आप लोग को इसमें गद्यांश में कुछ करना ही नहीं है, गद्यांश में ही आंसर दिया रहता है। तो उसी गद्यांश को ही देखते हुए आपको बहुत ही क्लियरली से, केयरफुल से पढ़ना है, उसी के हिसाब से उसका आंसर देनी है। तो आप लोग को हम एक दो क्वेश्चन इसी में से ढूंढ कर बता दिए कि किस प्रकार से ढूंढना रहता है गद्यांश में। आई होप इतना समझ में आया होगा बच्चों को। देखिए अब यहाँ कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, तो ये आपको बस इतना ही आपको व्याख्या करनी है। देखिए ये एकदम से वही लिखा है, बस थोड़ा सा अपने इस वर्ड में चेंजेस कर देना रहता है, अपने भाषा में इसको लिखना रहता है, इसका अर्थ बस, और कुछ नहीं करना रहता है। अब देखिए यहाँ है, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। तो ये देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से, बस इतना ही आंसर आपको करना है। फिर भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो आइए अब देख लेते हैं इसका आंसर सही ढंग से किस प्रकार से। वैसे तो हमने आपको इसी में से ही ढूंढ कर बताया, और आइए अब देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर इसी में आप लोग का, यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक जो है वो राष्ट्र का स्वरूप है तथा इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। फिर नेक्स्ट का था, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, लेखक ने कहा कि जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। नेक्स्ट आंसर यहाँ है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर हमने वहाँ ढूंढ कर बताया था, वही आंसर यहाँ भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है वो सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्र विचारधाराओं की क्या है, जननी है। जी हाँ। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा, अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके स्वरूप, सौंदर्य और उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो ये आपका था रेखांकित अंशों की व्याख्या। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो और बचे थे तो उसका भी आंसर यहाँ देख लेते हैं। देखिए भूमि का निर्माण किसने किया, तो हमने बताया वहाँ गद्यांश में पहला ही आपका स्टार्टिंग लाइन दिया था, देवों ने अनंत काल से किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। तो पैराग्राफ आपका फर्स्ट का समाप्त हो चुका है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं बच्चों कि आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में आखिर कैसा गद्यांश दिया गया है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खा है, यहाँ देख सकते हैं, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। आप देखिए, आप यहाँ आ गया है रेखांकित अंश, तो उसे ध्यान से केयरफुल से पढ़ें। देखिए पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। मतलब जन मतलब लोग, जो लोग हैं वो पृथ्वी के पुत्र हैं। माता भूमि पुत्र हम पितृव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ।
आइए देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है। पहले यहाँ एक लाइन और बच गया है, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की अंकुंजी है, इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। बच्चों अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है किस हिसाब से। ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस जो ये पैराग्राफ है आपका ये 2019 में CY में आ चुका है, CY सेट में। अब देखिए क्वेश्चंस किस हिसाब से है आपका। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, मतलब कब असंभव है, नहीं माना जा सकता। तो ये यही देख सकते हैं कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव। इसी में पैराग्राफ में आप लोग को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो राष्ट्र को बनाते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो बच्चों आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर किस हिसाब से है। देखिए पृथ्वी गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और उसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, इसी पैराग्राफ में यहाँ है, ये देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, पृथ्वी भूमि संज्ञा जन मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेखांकित अंशों की व्याख्या। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ये देखिए, इसी का आप लोग को यहाँ व्याख्या करनी थी। बच्चों तो आपका पैराग्राफ खा भी समाप्त हो गया है। फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आइए नेक्स्ट आप पैराग्राफ हमारा गा रहेगा, तो आइए देख लेते हैं। बच्चों आपका नेक्स्ट जो पैराग्राफ आ चुका है कि क्या है आपका। देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने का, ये देखिए यहाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, हाँ, बाद भी राष्ट्र निवास जन नई उठती लहरें से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का वाही जीवन नदी की प्रवाह की तरह, जिसमें क्रम श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ये देखिए, ये सेट भी किस में आ चुका है, ये 2019 में CL सेट में और CQ सेट में आ चुका है ये पैराग्राफ। तो ये ध्यान भी दीजिएगा क्योंकि हम यहाँ इंपॉर्टेंट भी साथ में आपको बताते चल रहे हैं। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन किस हिसाब से बन रहा है। यहाँ देख लीजिए। देखिए, जन का प्रवाह किस तरह होता है, पाठ का शीर्षक और लेखक के नाम, रेखांकित अंशों की व्याख्या, सूर्य की रश्मियाँ का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब रोशनी, घाटों का निर्माण का आशय क्या है, फिर सततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए, फिर है राष्ट्र जन का जीवन कब तक अमर है। नेक्स्ट है आपका, जन जीवन की प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया, तात्म्य और अजर शब्द का अर्थ क्या है। आप देख लेते हैं इसका लाइन से आंसर। तो देखें कि इसका आंसर क्या है। देखिए, जन का प्रवाह क्या है, अनंत है, यही आपका पैराग्राफ में ही दिया गया है, यहाँ से ढूंढकर आपको लिखना रहता है। अब देखिए, यहाँ शीर्षक पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछ रहा था, तो पाठ का आपका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र की निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तात्म्य स्थापित किया हुआ है।
तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र का प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्र जन का जीवन भी रहेगा। मतलब अगर हमारा राष्ट्र रहेगा, पृथ्वी रहेगी, तभी तो इसमें रहने वाले जन लोग ही रहेंगे। इसी प्रकार से कहा गया है कि तारतम्य स्थापित करना बहुत ही जरूरी है पृथ्वी के साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव है। तो यहाँ देख सकते हैं सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहता है। अगर हम कह लें कि हमारा सूर्य ही ना रहे तो कैसा किसी का जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य पर ही कई चीज़ें निर्भर हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सूर्य से पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधे के उस पर हम लोग जीवित हैं, हमारे लोग पर कई लोग जीवित होते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे से स्थापित तारतम्य स्थापित है। उसी प्रकार से जैसा कि सूर्य से कई लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो उसी से कह रहे हैं कि सूर्य भी रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यहाँ तो पृथ्वी को लेकर बात कही ही गई है और साथ में सूर्य को भी यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का देखिए आंसर क्या है। वहाँ है घाटों का निर्माण का क्या आशय है। तो यहाँ दिया गया घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पथ चिन्ह छोड़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बचा है, यहाँ देख सकते हैं आपका 3 क्वेश्चन बचा है, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है सतवाई का अर्थ है सदा प्रवाहित या अस्थाई। तो फिर नेक्स्ट है जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेगी तब तक राष्ट्र की जनजीवन भी अमर रहेगी। नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है, इसलिए जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ था तारतम्य का अर्थ बताइए और अजर का अर्थ भी बताइए। तो तारतम्य का होगा क्षय रहित जो बूढ़ा ना हो, अजर जो अमर हो, मतलब जो बूढ़ा ही ना हो उसे अजर कहेंगे। पर अगर अमर की बात कहें कि तो वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। तो अजर का अर्थ अपना इतना समझना जरूरी था। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया है घा। तो यहाँ राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना क्रमबद्ध मात्र है। संस्कृत ही जन की मस्तिष्क है। संस्कृत की विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र की जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों की पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमेशा राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति और निश्चित करती है, उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृति राष्ट्र में विकसित होती है। अगर देख लें कल्चर की बात कहें तो हर किसी का कल्चर अलग है अपने हिसाब से, देखिए, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। तो देखिए बच्चों, ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा रहेगा आपका। एक राष्ट्र का तीसरा अंग से इसमें से काट कर और कहाँ तक संज्ञा संस्कृत तक, फिर दूसरा रहेगा जीवन के विटप और दर्शन मिलते हैं। तो ये अगर देखे जाए पैराग्राफ तो आपका ये 2019 में कौन से सेट में आया है ये यहाँ आप लोग प्रूफ के साथ देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आपका सेट नंबर 2019 में CM और सेट नंबर 2019 में CP पर आया है। अब देख लेते हैं इसका आंसर किस हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन आपका है उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम। यह हर आपको गद्यांश में देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप लोग को चैप्टर का नाम और लेखक का नाम जरूर याद करना है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश का क्या प्रभाव है? रेखांकित अंश की व्याख्या, संस्कृत का क्या तात्पर्य है? लेखक ने कहा
क्यों कहा कि संस्कृत के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा है? ये आपका क्वेश्चन इस पैराग्राफ का प्रश्न है बच्चों। आप लोग को इस प्रश्न का आंसर बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इस चैप्टर्स में किसी ना किसी 7 सेट बनता है। जिले में 7 सेट में किसी ना किसी 3-4 सेट में इस चैप्टर का जरूर क्वेश्चन फंसता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। इसका आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है। देखिए वहाँ क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया, अब यहाँ से आंसर सारे क्वेश्चन का देखते जाएं लाइन से। देखिए प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव सरड़ग्वाल हैं एवं इसका शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अगर राष्ट्र का अगर हम देखा जाए तीसरा अंग क्या है, तो हमारा कल्चर है, संस्कृत है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृत कहा गया। अब देखिए यहाँ इसका रेखांकित अंश का व्याख्या पूछ लिया था, तो यहाँ से ऐसे होगा, राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप संस्कृत का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृत की महत्व को इस बात से समझना या समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन की संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो समृद्धशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर न लगेगा। मतलब अगर राष्ट्र से हम संस्कृत कल्चर को हटा दें तो हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्र के लोग हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। संस्कृत के बिना तो कोई चीज़ ही नहीं चल पाएगी। तो वही यहाँ कहा गया है कि संस्कृत और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। एक के न रहने पर दूसरे पर अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही संस्कृत है। अगर पुष्प निकलता है तो उसके जड़ों पर निर्भर रहता है, क्योंकि जड़ें उसे पोषक प्रदान करती हैं। उसी प्रकार से जीवन को भी पुष्प की यहाँ उपाधि दी गई है, संज्ञा दी गई है कि हमारा जो जीवन है वो संस्कृत पर ही आधारित है। अर्थात किसी समाज में ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृत है। ये आपका था क्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो आप लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या तो 9th 8th क्लास से ही करते आ रहे हैं छोटे छोटे। अब यहाँ थोड़े से बड़े पैराग्राफ रहते हैं। देखिए संस्कृत का तात्पर्य सभ्यता किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृत है। हो गया ना। अगर अपने भाषा में कह लें कि जीवन में मतलब जो कर्तव्य होते हैं, जो से जीवन शैली होती है और जिस हिसाब से हमारी सभ्यता होती है और विकसित होती है वही संस्कृत कहलाती है। अगर कहते हैं कि तुम्हारी शैली बहुत अच्छी है, आपका उठना बैठना भी बहुत अच्छा है, आप बहुत तमीज़ तहजीब से रहते हो, तो ये किस पे आपका डिपेंड करता है, आपके कल्चर पर, आपकी संस्कृति पर ही निर्भर करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक ने कहा कि जिस प्रकार किसी भी वृक्ष का सारा सौंदर्य, सारा गौरव और सारा मधुरस उसके पुष्प में विद्वान रहती है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन चिंतन मनन एवं सौंदर्य बोध उसकी संस्कृति में निवास करती है। वहाँ यही था कि संस्कृत किस प्रकार से सौंदर्य पर आधारित है। तो ये हो गया आपका आंसर। भूमि पर बसने वाले जन की ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा, कर्म के क्षेत्र में जो रचा, इन दोनों के रूप में हमें जिस संस्कृत का दर्शन प्राप्त हुआ उसे राष्ट्रीय संस्कृत कहते हैं। मतलब पहले के लोगों ने जिस हिसाब से सोचा, पहचाना, वही किया और वही कल्चर बन गया, उसी हिसाब से उसी को इन्होंने क्या कह दिया है, संस्कृत क्या है, किसे कहा है, राष्ट्र की संस्कृत कहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ आपका है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं, समन्वय के मार्ग में भरपूर प्रगति और उन्नति है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका आधा भाग। बच्चों आधा यहाँ आपका है। करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो
समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार राष्ट्र समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना को संचालित होना चाहिए। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि अगर संस्कृत का राष्ट्र नहीं बढ़ सकता तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन यहाँ पुटअप कर लिया गया है। पहले तो संदर्भ रहेगा गद्यांश का, रेखांकित की व्याख्या, राष्ट्र के प्रत्येक अंक की हमें श्रुत क्यों लेनी चाहिए, ये पूछ रहा है कि हमें राष्ट्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी श्रुत क्यों लेनी चाहिए। फिर है समस्त देशवासियों को एक जैसा भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए, मतलब जिसकी भावना, देशवासी की भावना अगर अलग अलग रहेंगी तो कितनी प्रकार से कल्चर बनेंगे। वही यहाँ कह रहे हैं कि हमें जो हमारी भावनाएं हैं वो देशवासी की एक जैसी होनी चाहिए, ओतप्रोत होनी चाहिए। अब देखिए और यहाँ पूछ रहा क्यों, वही बताना है आपको। इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त थे, तो आपको यहाँ अधिकार बतानी है। अब देख लेते हैं। देखिए प्रस्तुत वासुदेव शरण अग्रवाल है गद्यांश के लेखक। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध है। अगर राष्ट्र का स्वरूप ऐसे भी पूछ लिया जाएगा आप लोग के टिक में कि जो राष्ट्र का स्वरूप है वो निबंध है, नाटक है, रचना, कौन सी विधा है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो इसे भी ध्यान में आपको चैप्टर वाइज देखते चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, यहाँ हो गया। अभी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखिए किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर कोई राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार किसी भी वर्ग को अथवा किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। मगर अगर राष्ट्र कह ले, जैसे कई ऊंच नीच पिछड़े होते हैं, अगर उनको राष्ट्र का अंग ही न माने तो क्या होगा, कोई अगर वर्ग को मतलब कोई वर्ग को अपने उसमें जोड़े ही ना तो संपूर्ण जो राष्ट्र है, राष्ट्र की प्रगति है वो पूरी होने की। अगर कहेंगे कि ये राष्ट्र अमीरों से ही बना है, अमीरों से, ऐसा नहीं है। ऊंच नीच हो, गरीब हो, चाहे जैसे लोग हो, चाहे जैसा वर्ग हो, चाहे जैसी जाति हो, सब एक ही हिसाब से राष्ट्र के पूरक होते हैं। राष्ट्र सभी से मिलकर ही बनता है, तो प्रगति नहीं कर सकता। अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति, यही बात ये इन्होंने ही कही है कि प्रत्येक वर्ग हो, जाति हो, क्षेत्र हो, ऊंच नीच हो और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होगा। यदि किसी देश किसी एक भाग में गरीबी, अशिक्षा अथवा पिछड़ापन है तो उसका प्रभाव केवल उसी क्षेत्र पर ही नहीं पड़ेगा अपितु संपूर्ण राष्ट्र उससे प्रभावित होगा। अगर कोई कह ले कि उस क्षेत्र में पिछड़े लोग होते हैं तो मतलब उससे उसी क्षेत्र के लोग प्रभावित नहीं होंगे, हमारा राष्ट्र भी प्रभावित हो जाएगा। तो ये था आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र के विकास में सभी की समान सहभागिता है या समान साझेदारी है होती है। तो ये क्वेश्चन आपका ये तीसरा वाले क्वेश्चन का था कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें शुद्ध क्यों लेनी चाहिए। तो आप लोग को पता चल गया कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ये आपके गद्यांश में ही क्वेश्चन ये छुपा था। इसका आंसर देखिए, समस्त देशवासियों ने समन्वय का भाव होना चाहिए, राष्ट्र के प्रगति समान निष्ठा होनी चाहिए। ये हो गया आपका ये इसका आंसर। अब इसका आंसर देख लेते हैं ये वाला। देखिए नेक्स्ट है यहाँ, इस धरती पर सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि यही पूछा था क्यों समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि सभी जन धरती माँ के पुत्र हैं। पृथ्वी पर व्याप्त समस्त वस्तुओं का उपभोग करने का सभी को समान अधिकार है। तो यही पूछा था किस प्रकार के लोगों को कौन सा अधिकार है। जो नया पैराग्राफ आ चुका है इस चैप्टर का, आई होप ये शायद आपका चैप्टर में इसी वीडियो में समाप्त कर दूँ और आप लोग को इसे बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि इसमें से जरूर आपका क्वेश्चन फंसने वाला रहता है। ठीक है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने आत्मीय भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोध स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन को अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र की सुखदायी रूप है। अब यहाँ
अगर हम अपने भाषा में कहें तो यहाँ लोगों के मिलजुल से रहने की तुलना जंगल के मतलब वनस्पतियों से की गई है। वही हिसाब से इसका यहाँ रेखांकित अंशों की व्याख्या रहेगा। पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन किस हिसाब से इस पैराग्राफ का बन रहा है प्यारे बच्चों। ये आपका 2019 में CR सेट में आ चुका है। जंगल और राष्ट्र जन में क्या समानता है, यही यहाँ बताया गया है कि जंगल और राष्ट्र में क्या समानता हो सकती है। जंगल में जिस प्रकार से अनेक लता होती है उसी प्रकार राष्ट्र में जो लोग हैं वो भी मतलब रहते हैं, और जंगल के जो वनस्पति एक साथ मिलकर रहती है, राष्ट्र के जन भी एक साथ मिलकर रहते हैं। बट यहाँ इसका आंसर हम आपको दिखा देंगे एकदम से कैसे राइट ही है। विभिन्न संस्कृति के मिलन की तुलना किससे की गई है, आत्म्य और अविरोध का शब्द बताइए। तो यहाँ देखिए आत्म्य और अविरोध बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या बतानी है। तो आत्म्य का प्रबल हो जाएगा, अविरोध हो जाएगा, मतलब जो विरोध ना करने वाला हो या जो विरोध ना करता हो उसे क्या कहेंगे, अविरोध। रेखांकित अंशों की व्याख्या है। उपयुक्त पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। जंगल और राष्ट्र जन में यह समानता है कि इनमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। मतलब कितनी जंगल में देखा जाए तो बहुत प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होती हैं, एक साथ मिलकर रहती है। उसी प्रकार राष्ट्र में कई लोग होते हैं, ऊंच नीच अमीर गरीब कोई भी जाति वर्ग हो सब एक साथ ही रहते हैं। उसी प्रकार से जंगल की तुलना राष्ट्र के जन के लोगों से की गई है। अब देखिए पर बच्चों यहाँ कह रहा है विभिन्न संस्कृति के मिलने की तुलना जंगल एवं समूह से की गई। यही यहाँ था कि विभिन्न संस्कृति के मिलने की तुलना किससे की गई, तो जंगल एवं समूह से की गई। फिर है आदमी का अर्थ प्रबल कह लें या प्रचंड कह लें, अविरोध विरोध न करने वाला। रेखांकित के अंशों की व्याख्या है आपका राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा धर्म जाति संप्रदाय जाति पर आधारित भेदभाव को विस्मृत कर देना चाहिए और पारस्परिक सौहार्द एवं विविधता से एक ही भावना का परिचय देना चाहिए। मतलब जो भी अंदर भावना है, मतलब बहुत ही घृणा का या विरोध का, उसे समाप्त करके सौहार्द खुशी से एक साथ रहना चाहिए। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं या व्याप्त कर सकते हैं या सफल हो सकते हैं। यही एक सी बातें हैं। अब देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कितना यहाँ हम आपको मतलब डिटेल से पढ़ा रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग बच्चों इसी प्रकार से अपनी स्टडी बनाए रहेंगे और ये ना सोचें हिंदी बहुत ईजी होती है, लास्ट में तैयार हो जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग से मतलब बनाए रहते, कई बच्चों को हमने देखा बोर्ड एग्जाम में, कई बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने सालों साल तो हिंदी छुई नहीं और जब लास्ट में आया तो कहने लगे कि गदांश पदांश तो याद ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब स्टडी बना कर रखनी है। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहती कि आप लोग कम से कम 10-10 घंटा यही हिंदी पढ़ें, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है, इंग्लिश भी। तो इसलिए बस आप लोग थोड़ा सा समय निकालकर आप लोग हिंदी पर भी ध्यान देते रहें। अब देखिए यहाँ आपका है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक पूछ रहा था और लेखक नाम तो राष्ट्र स्वरूप हो जाएगा और इसके लेखक वासुदेव शरणग्वाल जी हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ आपका समाप्त हो गया। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। बट बच्चों जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में कमेंट्स करना भी ना भूलें कि आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोग को किस प्रकार से वीडियो चाहिए। बच्चों नेक्स्ट आपका लास्ट पैराग्राफ आ चुका है, ध्यान से देखें, बस समाप्त होने वाला है आप लोग का ये चैप्टर। तो यहाँ देखें, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती, उससे कौन से परिचय न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं की पृथ्वी के गर्भ को पोषण मिला। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजा दिया। हमारे यहाँ देखिए ये कह रहे हैं कि नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, तो आप लोग कहेंगे नदियाँ कैसे पीस सकती हैं। तो आप लोग जानते होंगे जब नदियों की बहुत ही भयंकर लहरें उठती हैं, पहाड़ों की चट्टानों से टकराती हैं तो पहाड़ों तक को वो तोड़ देती हैं। जी हाँ, वो पहाड़ों तक को तोड़ देती हैं, उससे बहुत महीन बारीक बारीक बालू बन जाते हैं, कई प्रकार की मिट्टियाँ प्राप्त होती हैं। तो जो मिट्टियाँ होती हैं पृथ्वी पर आती हैं ज़मीन पर, वो तो क्या करती हैं, पृथ्वी के देह को सजा देती हैं। यही यहाँ अर्थ है। हमारे
हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति मतलब अनेक प्रकार या अनेक भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह से सूर्य की धूप से चिलचिलाते रहते हैं। मतलब जो पत्थर हैं वो जो मतलब अगर उन पर क्या पड़ता है, सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो चिलकते हैं, मतलब चमकते हैं, चिलचिलाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं। उन सबको चतुर कारीगर पहलदार कटवा पर लाते हैं, तब उनकी प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नारियों के रूप में मंडन और सौंदर्य प्रस्थान में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा, अतएव हमें उनका ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब तो ये जो काश्तकार होते हैं, मतलब जो पत्थरों से सुंदर सुंदर चीज़ें बना देते हैं, तो उन्हें लाते हैं। जैसे लाल पत्थर, पीले पत्थर, कई प्रकार के पत्थर हमें प्राप्त होते हैं। हमें नग भी प्राप्त होता है, उसे मोतियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो उन्हें जो काश्तकार होते हैं वो लेकर आते हैं, उन्हें बहुत सुंदरता से किसी सांचे में ढाल देते हैं, किसी का रूप में बदल देते हैं, उसे सुंदर सी कोई मालाएं बना देते हैं। तो लोग मतलब उन्हें खरीदते हैं, तो उसकी जो शोभा होती है वो और बढ़ जाती है। तो वही प्रकार से यहाँ धरती की माता में बताया गया कि इतनी प्रकार की अमूल खजाने छुपे हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2019 में CO और CI में सेट में आया है। इसका आंसर पहला क्वेश्चन का रहेगा उपयोग गद्यांश संदर्भ, फिर आपका यहाँ शीर्षक और अथवा में पूछ लिया गया। इन दोनों में से आपको एक ही करना है, लेखक और शीर्षक का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या, धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आपको इसी में एक पैराग्राफ में मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग को पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना रहता है। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है, तो पृथ्वी की देह को अभी हमने आपको यहाँ बताया था कि जो हमारी यानी छोटी छोटी मिट्टियाँ रहती हैं, देखिए ये देखिए मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, पीस कर। यहाँ से आपको आंसर यहाँ से लिखना है यहाँ तक। फिर है आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, अमूल निधियाँ कहाँ भरी हैं, तो पृथ्वी की कोख में अमूल निधियाँ भरी हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ रह गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर सारा किस हिसाब से रहेगा इस सारे क्वेश्चंस का। प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्दार राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या, धरती माँ के गर्भ में असीम मतलब अनेक मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोश है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी यही तथ्य हमें राष्ट्र भावनाओं से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न बनाती है। मतलब जो भी चीज़ें मतलब खजाना मतलब पृथ्वी के कोख से मतलब पृथ्वी में से प्राप्त होती है, तो इससे भी राष्ट्र भावना जो जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न बनाता है। आर्थिक रूप से मनी पैसा कह ले, जिसे उसे बेचते हैं वो करते हैं आर्थिक रूप से। जैसे पेट्रोल भी निकलती है, उससे कई खजाने भी निकलते हैं, हीरे मोती जेवरात भी निकलते हैं, तो उससे आर्थिक जो राष्ट्र की आर्थिक है वो भी संपन्न होती है, सुधर जाती है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रहती हैं, मतलब मिलती रहती हैं। जब से ये पृथ्वी बनी, जब तक हम भी नहीं थे तब तक मतलब ये जन लोग मतलब मनुष्य भी नहीं थे, तो तब से इस पृथ्वी के गर्भ में मानो बहुत ही ढेर सारे अमूल खजाने भरे हों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ, धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा गया क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है, इसलिए क्या कहा गया, धरती माँ को वसुंधरा कहा गया। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित मतलब अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आर्थिक विकास के लिए जांच पड़ताल आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, धरती माँ के गर्भ में मतलब कोख में भरी हुई है। यही तक क्या मतलब कहाँ जो जेवरात हैं खजाने वो कहाँ हैं, तो कोख में भरी हुई हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए कि जितने भी सिलेबस वाइज आपके नोट्स हैं उसे सब प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ में जितने हिंदी के गद्य पद्य हैं सारे चैप्टर को आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिर भी आपके मन में माइंड में कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट चैप्टर को के साथ मिलेंगे, उसको भी कोशिश करेंगे कि आपका एक वीडियो में समाप्त कर दें आपका एक चैप्टर। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस